हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर हिंदी सिनेमा और उसका अध्ययन जो एक सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इससे पहले मैंने यूनिट 1 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने कवर करवा दिए थे। अब हमें पढ़ना है यूनिट 2 में से, जिसमें हमें बताना है हिंदी सिनेमा के बारे में। नाम क्या है हिंदी सिनेमा का, इसका उद्भव क्या कब हुआ था और इसका विकास कैसे हुआ था। हमारा जो सिलेबस है 6 सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो चेंज हो चुका है, तो चेंज सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है। अगर पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे तो आप बिल्कुल अलग लेवल पर स्टडी कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको न्यू जो सिलेबस है उसमें जो चैप्टर्स दे रखे हैं, यूनिट्स दे रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी प्रिपरेशन करवा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही है कि हिंदी सिनेमा की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। अब पृष्ठभूमि कहें या इतिहास कहें, दोनों एक ही है। तो पृष्ठभूमि मतलब कि इसका इतिहास क्या है, हिंदी सिनेमा का उद्भव किस प्रकार से हुआ था, इसका विकास किस प्रकार से हुआ था, इसके बैकग्राउंड के बारे में। पृष्ठभूमि होता है बैकग्राउंड के बारे में पता लगाना। तो हिंदी सिनेमा जो है, जिसे बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी सिनेमा क्या है, जो भारत में जो सिनेमा बनी है उसे बॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है, और हिंदी भाषा में जो फिल्म है बनाने का उद्योग भी से कहा जाता है। और भारतीय सिनेमा का इतिहास जो है 19वीं शताब्दी से पहले का है। ल्यूमियर बंधुओं ने भारत में अपनी फिल्मों का प्रदर्शन कब किया था? 7 जुलाई 1896 की शाम को 6 बजे मुंबई के वाटसन होटल है, ये नाम है वाटसन होटल, मुंबई के वाटसन होटल में किया था। और इन प्रदर्शनों ने भारतीयों में भी सिनेमा के प्रति आकर्षण पैदा कर दिया था। और 19वीं सदी के समाप्त होते होते सिनेमा के निर्माण की तरफ भारत ने भी अपना कदम बढ़ा लिया था। अब क्या हुआ था कि ल्यूमियर जो बंधु है, ल्यूमियर बंधु, ये इंग्लैंड में इसने सबसे पहले जो है अपनी फिल्म बनाई थी, सिनेमा का इसने निर्माण किया था ल्यूमियर बंधुओं ने, इन्होंने। तो लेकिन भारत में जब इनका निर्माण किया था 7 जुलाई 1896 में, और 7 बजे मुंबई के वाटसन होटल में इन्होंने अपना प्रदर्शन किया था। अपनी जो भी मूवीज़ वगैरह बनाई थी, जो भी फिल्में वगैरह बनाई थी, तो वो उसका प्रदर्शन किया था मुंबई में। तो जिसकी वजह से जो पूरे भारत के लोग हैं, तो इसकी वजह से भारत के लोगों में भी सिनेमा के प्रति आकर्षण पैदा हो गया था। और 19वीं सदी के समाप्त होते होते ही सिनेमा के निर्माण की तरफ भारत ने भी अपना कदम भी बढ़ा लिया था। जो ल्यूमियर बंधु हैं, इनकी फिल्में देखने वालों में हरिश्चंद्र सखाराम भाटवाड़ेकर भी थे। इनका नाम है ये हरिश्चंद्र सखाराम भाटवाड़ेकर। भाटवाड़ेकर स्थिर फोटोग्राफी की कला में प्रवीण थे। अब फोटोग्राफी में एक्सपर्ट थे ये। प्रवीण का मतलब होता है एक्सपर्ट होना। उन्होंने वे कैमरा मंगवाया जिस तरह के कैमरे से ल्यूमियर बंधु अपनी फिल्में बनाते थे। इन्होंने बाहर की कंट्री में, ल्यूमियर बंधु जो हैं वो अंग्रेज़ हैं, इन्होंने बाहर की कंट्री में मूवी बनाई थी। तो जो है कैमरा मंगवाया था, जिस कैमरे से ल्यूमियर बंधु ने अपनी फिल्म बनाई थी। कहाँ से मंगवाई थी? इंग्लैंड से। और मुंबई में उनकी पहली फिल्म बनी थी, हैंगिंग गार्डन में ये शूट की गई थी सबसे पहली फिल्म, जिसे द रेसलर के रूप में जाना जाता था। ये कुश्ती मैच की सरल रिकॉर्डिंग थी, जिसे 1899 में प्रदर्शित किया गया था। 1896 में ल्यूमियर बंधुओं ने मुंबई में प्रदर्शित किया, जिसको जो है फोटोग्राफी में कौन थे? हरिश्चंद्र सखाराम भाटवाड़ेकर। इन्होंने फिर प्रदर्शन किया और द रेसलर एक के रूप में इन्हें जाना जाता था। कौन सी मूवी बनाई थी? हैंगिंग गार्डन में बनाई थी एक फिल्म, और ये कुश्ती मैच थी। एक छोटी सी रिकॉर्डिंग थी, सिंपल सी रिकॉर्डिंग थी, जिसे 1899 में प्रदर्शित भी किया था। और परंतु भारतीय सिनेमा के पिता में समझे जाने वाले फिल्मकार थे ढूंढीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें लोग दादा साहब फाल्के के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने सबसे पहली फिल्म हिंदी में बनाई थी राजा हरिश्चंद्र। ये सबसे पहली फिल्म थी जो एक मूक फिल्म थी। मूक फिल्म मतलब कि जो बिना बोली हुई, बिना डायलॉगबाजी करे, बिना एक्शन मूवी करे, वो उसको रिकॉर्ड किया जाता था गूंगा बनकर, बिल्कुल जैसे कि आजकल की मूवीज़ वगैरह होती है, एक्शन मूवीज़ होती है, उसमें बोला जाता है, डायलॉग्स वगैरह को हम जानते हैं। लेकिन ये राजा हरिश्चंद्र जो मूवी थी, ये ऐसी मूवी थी, बिल्कुल मूक फिल्म थी एक तरीके से, जिसमें ध्वनि नहीं थी, कोई भी साउंड नहीं था, कोई भी वॉइस नहीं थी उसमें, जो सन 1913 में प्रदर्शित की गई थी।
और लेकिन जो है मूक फिल्म होने के बावजूद भी इसे व्यावसायिक सफलता मिली थी, व्यावसायिक फिल्म सफलता इसमें मिली थी। और ये जो फिल्म है भारत की पौराणिक कथाओं पर आधारित है। पौराणिक कथाएं होती है एक प्रकार से पुराने ज़माने की जो वेद वगैरह होते हैं, पुराण वगैरह, आई थिंक आप जानते होंगे, हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा देखा जाता था, समाज से इसको जोड़ा जाता था। तो ऐसी कथाओं पर ये आधारित थी और लगभग 2 दशकों तक भारत में मूक फिल्में बनती रही थी और पूरे भारत में दिखाई जाती रही थी। आरंभ में ये जो फिल्म थी वो धार्मिक, पौराणिक और रहस्य रोमांच से परिपूर्ण कथाओं पर आधारित होती थी, जिसमें रहस्य वगैरह भी दिखाया जाता था। लेकिन जो बाद में है सामाजिक यथार्थ को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया, सामाजिक रूप से इसमें इन्वॉल्व किया गया कि समाज में एक्चुअल में चल क्या रहा है उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था। और भारत में 1300 से अधिक मूक फिल्में भी बनी थी। और आर्देशिर ईरानी द्वारा निर्मित ध्वनि रहित पहली फिल्म बनी थी आलम आरा। ध्वनि रहित का मतलब होता है जिसमें ध्वनियों का इस्तेमाल किया गया था, वॉइस का इस्तेमाल किया गया था उसमें, जो कि सन 1931 में बम्बई में प्रदर्शित की गई थी। ये भारत की पहली ध्वनि फिल्म थी। पहली जो मूक फिल्म थी वो थी राजा हरिश्चंद्र और जो ध्वनि रहित फिल्म थी वो थी आलम आरा फिल्म। और आलम आरा के प्रदर्शन ने भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नई युग की भी शुरुआत की थी। नया युग शुरू हुआ था क्योंकि इसमें डायलॉग्स वगैरह इन्वॉल्व करना इन्होंने शुरू कर दिया था। और बहुभाषी देश होने के कारण भारत में विभिन्न भाषाओं में फिल्में बनना स्वाभाविक है। इसमें सबसे ज़्यादा उर्दू और हिंदुस्तानी भाषा में फिल्में बनती हैं क्योंकि एक ही लैंग्वेज उसमें इस्तेमाल की जाती थी कि भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं उस लैंग्वेज को समझ सकें और उसको देख सकें। इसलिए हिंदी और उर्दू लैंग्वेज सबसे ज़्यादा मेन है और सबसे मतलब कि नॉर्मली लैंग्वेज हम जो बोलते हैं वो उर्दू और हिंदी लैंग्वेज ही होती है। तो इसीलिए पूरे भारत में दिखाई जाने के लिए सबसे ज़्यादा फिल्में बनी हैं उर्दू और हिंदुस्तानी भाषा में। शुरुआती दशकों में फिल्म निर्माण के लिए कई कंपनियां और स्टूडियो स्थापित किए गए थे। कई कंपनियां ऐसी थी, फिल्म निर्माण के लिए कंपनियां और स्टूडियो वगैरह उसकी स्थापना की गई थी। और अंग्रेज़ों ने भारतीय फिल्मों पर नियंत्रण के लिए 1920 में सेंसर की व्यवस्था लागू कर दी गई थी, जिसकी वजह से इन पर प्रतिबंध लगाया गया था कि फिल्मों पर, भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया गया था क्योंकि उस टाइम पर भारत आज़ाद नहीं हुआ था। भारत तो आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन उससे पहले ही भारत में फिल्में बनना शुरू हो गई थी। 1930 के दशक के बाद साहित्य के प्रगतिशील आंदोलन के प्रभाव में यथार्थवाद की अभिव्यक्ति पर भी बल देना शुरू कर दिया था। जो यथार्थवाद की अभिव्यक्ति है उस पर भी ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा, तो इसका असर फिल्मों पर भी दिखाई देने लगा। यथार्थवाद को लेकर ज़्यादा इन्वॉल्व किया, जितने भी साहित्य के प्रगतिशील आंदोलन हुए थे उन पर ज़्यादा फोकस होने लगा, तो जिस बिहाफ पर इसका असर फिल्मों पर भी देखने को मिला था। स्वतंत्रता प्राप्ति तक से पहले तक विभिन्न प्रतिबंधों के कारण आज़ादी की लड़ाई को फिल्मों का विषय बनाकर प्रस्तुत करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। अब आज़ादी की लड़ाई को फिल्मों का विषय नहीं बना सकते थे। फिल्मों का विषय तो वो इसी बिहाफ पर बना सकते थे कि उनका कनेक्शन उन किससे हो गया था, सामाजिक रूप से, समाज में क्या चल रहा है एक्चुअल में, उसको फिल्मों का शीर्षक बनाकर उसको दर्शाया जाता था कि समाज में चल क्या रहा है। लेकिन आज़ादी की लड़ाई में क्या चल रहा है नहीं चल रहा वो फिल्मों के ज़रिए दर्शाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इसीलिए सामाजिक विषयों को लेकर फिल्में बनाई जा रही थी। ये ही वजह है कि आज़ादी से पहले के दौर में समाज सुधार से संबंधित कई फिल्मों का निर्माण किया गया। इसीलिए जो है समाज पर जो मूवीज़ वगैरह है इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ा था, इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा था समाज पर, क्योंकि समाज से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनी थी उस टाइम पे जब आज़ाद नहीं हुआ था भारत। और इसी समय एक बड़ा फिल्म हॉल भी निर्माण किया गया था उसका भी, और जिससे दर्शकों की संख्या में एक महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी। अब कोई भी मूवी रिलीज़ होती है तो सबसे पहले सिनेमा हॉल में जाके देखते हैं, तो सिनेमा हॉल भी बनी थी, उसका निर्माण किया गया था इसी टाइम पर, जिसकी वजह से दर्शकों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी हॉल में आने के लिए। और एक नए युग का जन्म हुआ था इसमें। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसके दौरान बनाई जाने फिल्मों की संख्या में एक संक्षिप्त गिरावट भी देखी गई थी। स्टार्टिंग में जब द्वितीय विश्व युद्ध जब छिड़ा था तो उस टाइम पे फिल्मों की संख्या बहुत गिर गई थी, लेकिन मूल रूप से आधुनिक भारतीय फिल्म उद्योग का जन्म 1947 के आसपास हुआ था। अब जो भारतीय फिल्म उद्योग है उसका जन्म कब हुआ था, 1947 में, और इस अवधि में फिल्म उद्योग में उल्लेखनीय और उत्कृष्ट परिवर्तन हुए थे। बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस देखने को मिले थे, और जो श्रेष्ठ फिल्म निर्माताओं जैसे सत्यजीत राय और विमल रॉय ने फिल्में बनाई थी। फिल्में निचले वर्ग के अस्तित्व
और दैनिक दुखों पर केंद्रित थी। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद ऐसी मूवीज़ बनाई थी सत्यजीत राय ने और विमल रॉय ने, जो बिल्कुल समाज से कनेक्शन था इसका और निचले वर्ग के अस्तित्व को दर्शाया गया था और दैनिक दुखों पर भी केंद्रित इनकी मूवीज़ वगैरह थी। और ये जो फिल्में थी वो वैश्यवृत्ति, दहेज, बहुविवाह और अन्य भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर आधारित थी जो हमारे समाज में प्रचलित थी। क्योंकि ऐसा हुआ था कि जब भारत आज़ाद हुआ था पूरी तरीके से आज़ाद तो हो गया था, लेकिन ये जो सामाजिक रूप से इनके साथ भेदभाव किया जाता था, महिलाओं का एक साथ शोषण किया जाता था, दहेज की प्रथा बहुत ज़्यादा थी, बहुविवाह का प्रचलन था, ऐसे भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर भी मूवीज़ वगैरह बनाई गई थी। और 1950 से लेकर और 1960 में भारतीय सिनेमा के इतिहास को स्वर्ण युग माना जाता है। भारतीय सिनेमा का जो इतिहास रहा था वो स्वर्ण युग के रूप में इसे जाना जाता है और भारतीय फिल्मों का गीत जो है वो एक अभिन्न अंग है। अब इस टाइम पे क्या हुआ था, इसके बाद से फिल्मों में गीतों का इस्तेमाल किया जाने लगा था, संगीत वगैरह, गाने वगैरह, गज़लें वगैरह सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व की जाती थी। आजकल के बच्चे गज़लें वगैरह नहीं सुनते हैं, वो सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा अलग टाइप की जो है सॉन्ग्स वगैरह आए, कोई भी नया उतर जाता है, मूवीज़ के थ्रू ट्रेलर दिखा दिया जाता है तो उन्हीं पे फोकस करते हैं। पुरानी ज़माने के जितने भी गीत संगीत वगैरह हुआ करते थे उस टाइम पर उसी टाइम के लोग उस पर ज़्यादा फोकस करा करते थे। और जो है भारतीय सिनेमा में स्वर्ण युग के रूप में भी इसे देखा जाने लगा था क्योंकि उसमें गीतों का इस्तेमाल किया जाने लगा था। और जो है गीतों की उपस्थिति ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की तुलना में भारतीय फिल्मों को एक विशिष्ट रूप दिया था। अब हिंदी लैंग्वेज में उन्होंने गीत वगैरह गाने शुरू कर दिए थे जिसकी वजह से भारतीय फिल्मों को एक विशिष्ट रूप दिया गया था। और भारतीय फिल्म उद्योग ने कई प्रतिभाशाली गीतकार, संगीतकार, संगीत निर्देशक और कलाकारों का निर्माण भी किया गया था। अब गीतकार होते हैं जो गाना गाते हैं, संगीतकार जो संगीत वगैरह गाते हैं, संगीत निर्देशक मतलब कि संगीतों को जो डायरेक्टर्स होते हैं जो इन संगीतों को देखते हैं कि किस बिहाफ पर किस तरीके से उनको प्रदर्शित किया जाएगा, किस तरीके से बोला जाएगा, किस तरीके से गाया जाएगा, और कलाकारों का निर्माण भी इस युग में किया गया था। अब आता है बॉलीवुड मसाला फिल्मों का खोजकर्ता। अब क्या हुआ था कि सामाजिक रूप से तो बहुत सारी मूवीज़ वगैरह बनी थी, लेकिन बॉलीवुड में मसाला फिल्मों का आगमन कब हुआ था? 1970 के दशक में हुआ था, जब राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, संजीव कुमार, हेमा मालिनी जैसे कई और अन्य अभिनेताओं की आभा में दर्शकों को मोहित किया था। अब ये जितने भी फिल्म स्टार्स हैं सबसे प्रमुख और सफल निर्देशक कौन थे? वो मनमोहन देसाई को कई लोगों ने मसाला फिल्मों के जनक के रूप में देखा जाता है, कि पिता मानते हैं इनको, कि मसाला फिल्मों का पिता कौन है? मनमोहन देसाई के रूप में, जिन्होंने इन फिल्म स्टार्स को फिल्मों में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रदर्शित भी किया था और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने में इन्होंने मदद भी करी थी। 1990 के दशक में शाहरुख खान, अब 1990 का दशक आया, अब इसकी स्टार्टिंग हुई थी बॉलीवुड में मसाला फिल्मों की। अब शाहरुख खान, माधुरी दीक्षित, आमिर खान, जूही चावला, ये सब थे 1990 के टाइम पे जो कलाकार थे। इनका नया दौर शुरू हुआ था फिल्मी दुनिया में, और अभिनेताओं की इस नई शैली ने अपने प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए नई तकनीकों का इस्तेमाल किया था, जिसने आगे बढ़कर भारतीय फिल्म उद्योग को उन्नति के शिखर पर पहुंचा दिया था। अब सामाजिक रूप से जितनी भी मूवीज़ बनती हैं, सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित जितनी भी मूवीज़ वगैरह बनती है, लेकिन 1990 का दौर ऐसा चला था जिसमें रोमांस वगैरह बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया जाता था। अब नई नई एक्शन मूवीज़ को इन्वॉल्व किया जाता था, समाज को छोड़कर एंटरटेनमेंट उसमें ढूंढा जाता था। तो इन सब मूवीज़ को उन्होंने एक नया दौर इसमें शुरू कर दिया था। 1990 का दौर ऐसा था जिसमें इन सब चीज़ों के जो अलग कलाकार हैं ये सब इन्वॉल्व हुए थे। और भारतीय सिनेमा जो है भारत तक ही सीमित नहीं था, और इसकी सराहना अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों द्वारा भी की जा रही है। अब ऐसा होता है कि सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये जो मूवीज़ बनती हैं भारत में, भारत तक ही सीमित नहीं है, वो इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी सराहना की जाती है, इसकी तारीफ़ें वगैरह की जाती है। और भारतीय सिनेमा हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन गया है। हमारे समाज में मनोरंजन के लिए खेल भी एक प्रमुख भूमिका निभाता है, लेकिन जो भारतीय सिनेमा है का प्रमुख शब्द जो है मनोरंजन है, क्योंकि फिल्में दर्शकों को मन को प्रभावित भी करती है।
इसीलिए ये पूरा जो है इसकी पृष्ठभूमि मैंने बताई है कि 1990 में नया दौर इनका शुरू हुआ था। और जो है समाज में मनोरंजन के लिए खेल तो है कि खेल खेलेंगे तो उनका एंटरटेनमेंट होगा, लेकिन मूवीज़ का एक अलग ही रूप था कि मूवीज़ वगैरह जो थे उसका मनोरंजन तो था ही, उन मूवीज़ बनाने का उद्देश्य मनोरंजन को तो है ही, क्योंकि जो है फिल्में दर्शकों के मन को प्रभावित करती है, वो देख के वो उन लोगों का मन प्रभावित होता है, इसीलिए ही वो मूवीज़ बनानी इन्होंने शुरू की थी। मिर्ची मसाला का दौर शुरू हुआ था 1990 में, लेकिन सामाजिक पृष्ठभूमि का जो शुरू हुआ था वो 1970 के दशक में शुरू हुआ था, जब धर्मेंद्र, हेमा मालिनी वगैरह जो फिल्मों में उतरी थी, ऐसे कलाकार इसमें इन्वॉल्व हुए थे। तो ये था हिंदी सिनेमा की पृष्ठभूमि पर जो प्रकाश डाली, या फिर इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी सिनेमा का विकास किस प्रकार से हुआ, या एक प्रकार से इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि हिंदी सिनेमा का इतिहास क्या रहा है। तो ये मैंने पूरा टॉपिक आपको ये कवर कर दिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।